डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक। स्वागत है आप सबका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। चलिए बच्चों, तो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने ऊष्मागतिकी स्टार्ट कर दिया था और उसके 3 लेक्चर हम कर चुके हैं। और इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने जाते जाते आपको बताया था कि आने वाले लेक्चर में हम कुछ प्रक्रम के बारे में देखेंगे, यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यानी ऊष्मागतिकी प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। और उसमें हर एक प्रक्रम जैसे समतापीय, समदाबीय, समायतनिक, रुद्धोष्म, इसका मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, सबको ब्रीफली जो है इनका डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आप जुड़े रहिए और अपने कॉपी पेन वगैरह सब लेके बैठ जाइए। जो भी चीज़ें यहाँ बोल रहा हूँ उनको नोट करते रहिए, ये सबसे अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम्स में। ओके, तो बात करते हैं समतापी प्रक्रम की। ऊष्मागतिकी निकाय में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें निकाय का ताप स्थिर रहे उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, मोम का जमना, इसकी अवस्था समीकरण ऐसे हैं पीवी नियतांक। तो चलो थ्योरेटिकल बात हो गई। क्या कह रहा है कि भाई इस तरह का कोई प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिसमें निकाय का ताप स्थिर रहे, तापमान नियत रहता है। पहली बात, ताप क्या रहता है? नियत रहता है। उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, आपको मैंने बताया था कि ये बर्फ है और ये पानी बन रही है। तो जब तक पूरी बर्फ पानी नहीं बन जाती तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है। और अगर पानी से बर्फ बन रहा है तो भी जब तक पूरा पानी पूरा बर्फ ना बन जाए तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सेम हम देखते हैं जब पानी से स्टीम यानी भाप बनाते हैं या फिर भाप से पानी बनाते हैं, है ना, तो भी टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह के प्रोसेस जो होते हैं उनको समतापी प्रक्रम कहते हैं। अब इसका अवस्था समीकरण होता है पीवी नियतांक, यानी पीवी जो है वो कांस्टेंट है, यानी P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू P3 V3। एंड अगर मैं इसको डॉट 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 n तक लेके जाऊं तो Pn Vn, ये कुछ भी नहीं है, ये वही है बॉयल नियम जो आपने पढ़ा था, पीवी इक्वल्स टू नियतांक जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। चलिए, ये इसका अवस्था समीकरण है। अवस्था समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाने वाला सवाल है। अवस्था समीकरण क्या होता है समतापीय का? पीवी इक्वल्स टू नियतांक, अर्थात किसी निश्चित गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं लिखना चाहूं इस तरह से, अगर आप याद करो, देखो पीवी इक्वल्स टू, आप देखो nRT, n मोलों की संख्या होती है, जन्मों जन्मांतर कांस्टेंट है भाई। ले लिए एक बार मैंने 2 मोल ले लिए और उसके बाद तो कांस्टेंट हो ही गए है ना। आर गैस नियतांक कहते हैं इसको, और नियतांक है मतलब ये तो नियत ही है। टी कंडीशन नियत है, क्योंकि समतापी प्रक्रम की बात करते हैं तो नियत है और होगा तभी बात बनेगी। तो भाई ये नियत, ये नियत, ये नियत, इसका मतलब पीवी जो है वो हो जाएगा नियत यानी कांस्टेंट, यानी P इक्वल्स टू हो जाएगा K डिवाइड बाई V, यानी K तो हो गया कांस्टेंट, यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यानी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। इस तरह से ये इक्वेशन आती है। अब बात करते हैं ग्राफ की। तो पीवी कर्व अगर मैं बनाना चाहूं तो थोड़ा याद कीजिए, जो प्रीवियस चैप्टर था 11वां, उसमें मैंने ये सारी चीजें चिल्ला चिल्ला के बताई थी कि भाई साहब आगे काम आने वाली है, तो इनको ध्यान रखना। तो बॉयल लॉ का ग्राफ बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ है, इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी आयताकार अतिप्रवलय वाला ग्राफ बनता है। ये P और यहाँ पर V होता है। ये प्रेशर यानी ये दाब की बात हो रही है भाई साहब, और यहाँ पर बात हो रही है आयतन। चलिए, तो ये ग्राफ ध्यान रखें, ये अवस्था समीकरण ध्यान रखें, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये वाला रिलेशन ध्यान रखें। ये तो छोटी सी बात जो है हमने कर ली
समतापीय प्रक्रम के बारे में। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। तो अगर मुझे वर्क डन निकालना होगा तो इस ये ग्राफ है, ये मान लो ऐसा ग्राफ है, तो ये वाला जो एरिया आएगा जो मैं यहाँ पर येलो कलर से बना रहा हूँ, ये वाला एरिया ही वर्क डन होता है, क्योंकि पीवी ग्राफ का क्षेत्रफल ही कार्य के बराबर होता है। चलिए साहब, तो ये तो हो गया अपने पास समतापी प्रक्रम। अब छोटे छोटे पप्पू से सवाल पूछे जाते हैं, वो किस तरह से है कि मान लीजिए कि गैस है इस तरह से, इसका जो है प्रेशर P है और वॉल्यूम फॉर V है। अगर मैं ताप को नियत रखूं और थोड़ी देर बाद मैं यहां पर देखूं इस तरह से, है ना, मैंने तिरछा बनाया, ऐसा नहीं कि आप भी तिरछा ही बना दो, अच्छे से बनाओ, उसके लिए यूज करके, नहीं भी करो तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट को तो जरूर ही लिखना, इसके अंदर कुछ भी गैस भर दो, ठीक है। अब इसका प्रेशर जो है वो 4P हो गया, इसका फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया, तो V2 कितना है ये बताना है। ताप नियत है, इसका मतलब समतापीय प्रक्रम है, यानी PV जो है वो नियत है, और अगर PV नियत है भाई साहब तो हम लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P अपने पास स्टार्टिंग का P है, V की जगह 4V आ गया, P2 की जगह 4P आ गया, V2 हमें निकालना है, वैसा का वैसा रख दो, P ने P को मार दिया, 4 ने 4 को मार दिया, V2 की वैल्यू आ गई V के बराबर। चेक करना है तो देखिए स्टार्टिंग के अंदर कितना आ रहा है, 4P इंटू V, 4PV, बाद में 4P और V कितना आया था, V2V, 4PV, PV हमेशा नियत रहता है ना, P और V का गुना जो हमेशा नियत रहता। कई बार बेवकूफ बनाने के लिए आपसे इस तरह से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ये P और ये PV है, तो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि PV थोड़ी बदलेगा, P चाहे कैसे ही बदल दो। बेवकूफ बनाने के लिए कई बार एक्सिस को चेंज कर लिया जाता है, PV इधर कर देते हैं, P या V दोनों एक साथ, चाहे P लो चाहे V लो, ग्राफ हमेशा ऐसे आएगा, क्योंकि इस बार अगर मैं y एक्सिस पे ले रहा हूं तो y एक्सिस पे ग्राफ ऊपर नीचे नहीं जाएगा, इस बार मैंने x एक्सिस पे लिया है तो दाएं बाएं नहीं जाएगा, सीधा जाएगा, यानी p को कितना ही बढ़ा दो PV नियत रह रहा। देखिए यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, इधर देखो p को चाहे कितना बढ़ा दो v हमेशा वही रहे, PV हमेशा वही रह रहा, क्योंकि नियत है ये। ओके, और कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाओ, तो क्योंकि टेम्परेचर तो वैसे ही कांस्टेंट है, इस तरह से प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाओ तो भी ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है समतापीय प्रक्रम के लिए। इस किसके लिए बात हो रही है सारी की सारी, ये बात हो रही है समतापीय प्रक्रम के बारे में। तो जो भी मैंने यहाँ पे लिखाया है इस स्क्रीन पे वो आपकी कॉपी में होना चाहिए, तो ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, वरना यहाँ दिखने में तो काफ़ी अच्छा दिखेगा एक बार के लिए, फिर बार बार जो है आपको अगर याद रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए अपने नोट्स संभाल के रखने हैं, तो इनको नोट जरूर कर लें। चलिए तो नेक्स्ट, अब ये तो बात होगी, अब ऐसे हजारों सवाल पूछे जा सकते हैं, कभी PV वाला ये दे दिया, जैसे एक सवाल है तो ऐसे आप ट्राई करिए, ये आपके लिए ये है ना, HW है ना, कि यहाँ पर प्रेशर 4P है और वॉल्यूम 8V है, कुछ देर बाद देखा तो ये 32P हो गया प्रेशर, वॉल्यूम कितना है फाइनल वाला ये आपको निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम कितना हुआ ये आपको निकालना, तो वही P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 से आप इसे कर दो, ऐसे आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, तो पता होना चाहिए कि कैसे ऐसा इनको किया जाता है। चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। अब यहां से जो आपका एग्जाम है फाइनल एग्जाम, उसमें 3 या 4 नंबर का एक सवाल आता है, और इसमें से आने के कई बार चांसेस बने हैं और कई बार आया हुआ है, तो ये पता होना चाहिए कि भाई समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस द्वारा किया गया कार्य, तो माना जब तक कुछ नहीं कहा जाए हमने को गैस को आदर्श ही लेना है, जब तक किसी के बारे में कोई बुराई नहीं बताता तब तक हम उसको अच्छा ही मानते हैं। तो यही फिजिक्स में यूज होता है कि जब तक कोई स्पेशल कंडीशन नहीं देते तब तक हमें उसको जनरल मान के करना होता है, जैसे आइडियल गैस ही माननी है। अगर कोई गैस जब तक वो नहीं कहे कि रियल गैस है तब तक हमें उसे आदर्श गैस ही मानना है। और ये ज़्यादातर जो हम
डेरिवेशन वगैरह करेंगे, यहाँ पर जो गैस यूज करेंगे वो आदर्श गैस यूज करेंगे, और आदर्श गैस का जो समीकरण है PV इक्वल्स टू NRT या PV इक्वल्स टू μRT, उसको हम लोग यूज करते हैं। चलिए साहब, तो यहाँ पर जैसा कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो उसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पहले लिखना होता है। तो कल्पना कीजिए, यानी मानिए कि कोई आदर्श गैस समतापीय यानी ताप T है, उसका फिक्स है, पर अपनी प्रारंभिक अवस्था P1 V1 है, यानी उसका इनिशियल जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो P1 V1 है, और अंतिम अवस्था P2 V2 तक पहुंचती है। बीच में किसी चरण पर जब दाब P हो तब उसके आयतन में परिवर्तन P से डेल V, यानी कम हो सकता है या डेल V ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसमें कम लिखा हुआ है, अगर दाब कम भी हो रहा है, धीरे धीरे दाब को कम कर रहे हो तो हो सकता है वॉल्यूम बढ़ भी गया हो, पर हम इसमें जैसा कहा है कि कहीं पे दाब P है उस वक्त जो चेंज है वो dV है, और अगर dV कम है बहुत तो इसको dV भी लिखा जा सकता है। ये बहुत कम है तो ये यहाँ पर इसका मतलब ये कम है, कम का मतलब बहुत अल्प चेंज, तो dV और डेल V बराबर होते हैं। अगर बहुत कम, मैंने बता रखा है कि D बहुत कम के लिए यूज होता है और डेल्टा यानी एक बड़े अंतराल के लिए यूज होता है, तो अगर कम हो तो dV और डेल V बराबर होते हैं। फोटो कोई खास बनाने की जरूरत है नहीं, बस बिल्कुल समझने के लिए बना लीजिए कि इस तरह के कोई पिस्टन यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पर कोई गैस भरी हुई है, उसका इनिशियल प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 है। फाइनल कंडीशन जब आई, टेम्परेचर T जो है वो नियत रखा। इस तरह से फोटो बनाओ तो थोड़ा अच्छा फील आता है, एग्जामिनर नंबर भी एक आधा ढंग का देता, कोई दूसरे सवाल में कट भी रहा है तो वो कोशिश करता है कि बच्चे को पूरे मार्क्स दे। ठीक है, इसका फाइनल जो है प्रेशर P2 हो जाता है, वॉल्यूम V2 हो जाता है। बताना है कि कार्य कितना हुआ। अब ये हमेशा आएगा, समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य, रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। कार्य का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम में चेंजेज हुआ है कहीं ना कहीं, तो P डेल्टा V कुछ ना कुछ आएगा। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ है तो कार्य जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, और आयतन में जब भी चेंज होता है तो मैंने बताया था कार्य होता है, क्योंकि P डेल्टा V कार्य का फॉर्मूला आया था। चलिए, तो ये तो हो गई अपने पास, ये थ्योरी लिख लीजिए अपनी कॉपी में, स्क्रीन को पॉज करके, और ये डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि अब हम डेरिवेशन की तरफ मूव करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हम जानते हैं नहीं जानते हैं वो अलग बात है, लेकिन जब लिखते हैं तो ये सबसे पहले लिखना होता है, हम जानते हैं कि कार्य बोले तो W या DW छोटा कार्य, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कितना होता है P dV के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1। चलिए साहब, यानी dW इक्वल्स टू, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं दोनों साइड से तो जाएगा P dV। चलिए साहब, और समतापीय प्रक्रम का अवस्था समीकरण क्या कहता है? समतापीय प्रक्रम का अवस्था समीकरण, अवस्था समीकरण क्या कहता है? PV जो है वो नियत, यानी PV इक्वल्स टू K, ये इक्वेशन नंबर 1, और PV इक्वल्स टू होता है nRT, इक्वेशन नंबर 2, यानी दोनों सेम ही है। तो यहां से मैं P की वैल्यू लिख सकता हूं nRT अपॉन, ये इक्वेशन नंबर 3, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए और इसको 4। ये नंबर है, जैसे आप ऊपर 1 दे दिया है तो आप ऑब्वियसली 2 ही दोगे, चाहे मैंने 1 दे भी दिया हो तो अपनी कॉपी में भूल ना करें। यहाँ पर अब क्या करते हैं, कुछ नहीं साहब, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मुझे P या V दोनों को एक टर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ dV है तो मुझे P को भी V के टर्म में लाना है, तो मैं यहाँ पर V के टर्म में लेके आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ समीकरण, इसको समीकरण 1 में 4 से मान रखने पर, 4 से मान रखने पर, 4
क्या होता है, डी डब्ल्यू इक्वल्स हो जाएगा, पी की जगह हो जाएगा एन आर टी डिवाइड बाई वी डी वी। और कार्य कितना होगा, तो 0 से W वर्क होगा। वॉल्यूम कितना है, इनिशियल V1 था और फाइनल कितना हो गया, V2 हो गया। तो यहां पर आपको पता है dW का तो W हो जाएगा डायरेक्टली। nRT कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर रख दिया, V1 से V2 और dV अपॉन V, तो dx अपॉन x का x होता है, तो dx अपॉन x का log x होता है, तो dV अपॉन V का log V हो जाएगा। तो सिंपल सा वर्क डन जो आएगा वो हो गया nRT log V, और लिमिट कितनी है, बेस ही होता है इसका, है ना, नेचुरल लॉग है V1 से V2। तो यहाँ पर वर्क डन जो आएगा वो आएगा nRT log E V2 माइनस log E V1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि log A माइनस log B, बेस कुछ भी लो, दोनों का सेम होना चाहिए, तो इसको लिख सकता हूं log A बट्टे B। यहाँ पर V2 और V1 को लिख सकता हूँ log V2 अपॉन V1। तो इस प्रॉपर्टी का अगर मैं यूज कर लूँ तो यहाँ पर वर्क डन का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा nRT log E V2 अपॉन V1। तो ये कार्य होता है भाई साहब किसमें, समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य होता है nRT log E V2 अपॉन V1, nRT log E V2 अपॉन V1। चलिए साहब, अब देखते हैं, इसको याद रखना, नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव कर रहा हूं। तो कार्य आया था W समतापीय प्रक्रम में, nRT, n की जगह म्यू भी हो सकता है, ठीक है, nRT log E V2 अपॉन V1, जहां n मोलों की संख्या, ये जरूर लिख दें, मोलों की संख्या कि कितने मोल है गैस में, R गैस नियतांक है, T तापमान है, log E तो log है, उसमें तो कुछ नहीं, V2 अंतिम आयतन है, फाइनल वॉल्यूम है, और V1 प्रारंभिक आयतन है। ठीक है, चलिए, तो एक तो फॉर्मूला हो गया। इसी को अगर log बेस 10 में लिखना है, क्योंकि log 10 की वैल्यू हमें पता होती किसी के लिए, तो इसको 2.303 से मल्टीपल कर देते हैं, ये हो जाता है nRT log, अब यहाँ पर E ना आके बेस में आ जाएगा 10 V2 अपॉन V1। तो एक तो फॉर्मूला ये, क्योंकि ज्यादातर इस फॉर्मूले में अपने को याद रखना है, क्योंकि हमें log E के फॉर्म में याद नहीं होती, हमें वैल्यू याद होती है, जैसे log 10 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.475, 5 की वैल्यू इस तरह से हमें वैल्यू याद होती है ना, 4 की गोज, 5 की गोज, 6 की गोज, तो इस तरह से वैल्यूज हमें याद होती है। चलिए, ओके, अब हम जानते हैं कि एक और चीज, कि P1 समतापीय प्रक्रम के लिए, समतापीय प्रक्रम के लिए P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2
यानी P1 डिवाइड बाई P2 इक्वल्स टू हो जाएगा V2 डिवाइड बाई V1। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 लिख दो तो वर्क डन आ जाएगा 2.303 nRT log 10 V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अगर वर्क डन पूछे तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है, अगर 1 नंबर में पूछे तो, 3 नंबर में पूछे तो पूरा डेरिवेशन करना है, और न्यूमेरिकल पूछेगा तो वो सब कुछ दे देगा वैल्यू। तापमान को केल्विन में रखें, ये ध्यान रखना। टी को अगर सेंटीग्रेड में दे रखा है तो केल्विन में रखना है, केल्विन में रखें, है ना। 273 में जोड़ दे, जैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है तो 273 27 300 केल्विन इस तरह से रखना है। बाकी सबको SI में रखना है ज़्यादा, ताकि वर्क डन जूल में आए सही तरीके से। यूनिट सबकी ध्यान से रखनी है। R को भी फिर SI में वही 8 पॉइंट समथिंग वाली वैल्यू रखनी है। तो यूनिट का जरूर ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि एक को CGS में रख रहे हो और एक को SI में रख रहे हो। वॉल्यूम कई बार लीटर में दे रखा होगा, उसको मीटर क्यूब में रखना है। 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है। कई बार सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा होगा तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूनिट का जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर एक लिख दें चीज अपनी कॉपी में टॉप पे, यूनिट का जरूर ध्यान रखें। कोशिश ये करें कि सारी यूनिट SI में रखें, सारे टर्म्स जो है उनको SI यूनिट वाली वैल्यूज रखें, तो आंसर जो है वो ज़्यादातर सही आएगा आप लोगों का। चलिए, ये तो बात हमने कर ली वर्क डन के बारे में। अब छोटा सा एक सवाल अगर आपसे यहाँ पे पूछ लूँ कि वैल्यू इससे दे देगा कि फाइनल वॉल्यूम V है, इनिशियल 2V है, फाइनल वॉल्यूम 2V है, इनिशियल V है, तो यहाँ पे 2V आ जाएगा, नीचे V आ जाएगा, V से V तो log 2 10 होता 0.3010। बाकी n की वैल्यू कुछ दे देगा, RT सबकी वैल्यू दे देगा, तो आराम से वर्क डन निकाल सकते हो। इसके जस्ट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, मतलब ये प्रोसेस के बाद, इस प्रोसेस के 3 लेक्चर होंगे। इन 3 लेक्चर के बाद एक लेक्चर में सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे, जो 7वां लेक्चर होगा उष्मागतिकी का, उसमें लगभग न्यूमेरिकल के बारे में ही बात की जाएगी। तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा हर एक कॉन्सेप्ट। चलिए बच्चों, समतापीय प्रक्रम के बारे में ये बात, थोड़ी और बातें कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बता दिया था। T परम ताप है, N मोलों की संख्या है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर, और W इक्वल्स टू 2.303 log 10 V फाइनल माइन अपॉन V इनिशियल, ताकि पता रहे कि अंतिम बट्टे प्रारंभिक करना है। 2.303 nRT, ये वाला है ना। जहाँ पे भी मैंने अगर nRT कहीं नहीं लिखा है तो nRT जरूर लिख देना। हाँ, ये सब जगह लिखा हुआ है। n की जगह कई बार μRT भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं हो। ये है समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य। चलिए सर, तो दोस्त मुझसे पहले कुछ और बातें जो है आपको बताना जरूरी है, तो उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नोट जरूर करते रहे। अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। थर्मोडायनेमिक्स से जो पहला नियम है वो क्या कहता है? वो कहता है डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। कहता है प्रक्रम यदि समतापीय है, ध्यान देना, प्रक्रम यदि समतापीय यानी T नियत है और आदर्श गैस है, तो कल बताया T नियत तो KE नियत होगी, क्योंकि आदर्श गैस की ही बात कर रहे हैं। KE नियत है तो इंटरनल एनर्जी U नियत,
और अगर U नियत है तो DU यानी चेंज इन DU या डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्या होगा? 0, शून्य होगा। ये क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? 0। ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो तो आप क्या लिखोगे? डेल Q इक्वल्स टू डेल, क्योंकि डेल्टा U तो 0 होगा, यानी पूरी दी गई ऊष्मा किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कार्य में हो जाती है, यानी दी गई ऊष्मा कार्य में बदल जाती है। अब ये पूरा नहीं बदलती, ये भी है, वरना तो आइडियल हो जाएगा ये, जितना भी बदलती है, बट इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता, ये कार्य में बदल जाती है। और क्योंकि कोई भी प्रोसेस आइडियल होता नहीं है तो 100% कार्य तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आइडियल समतापीय प्रक्रम पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से अगर प्रोसेस को बहुत धीरे धीरे किया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये समतापीय प्रक्रम हो सकता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, यानी जो भी आप हीट दोगे वो कार्य में बदल जाएगी। चलिए, तो कई बार कहा जाता है, पूछा जाता है कि समतापीय प्रक्रम में दी गई ऊष्मा, और उसके बाद ऑप्शन दिए होते हैं, कार्य में बदल जाती है, कुछ ऊष्मा कार्य में बदलती है, मतलब कार्य वो निकाय जो है वो कार्य करता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, और कुछ आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है या आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि ही करती है, कार्य 0 होता है, या नन ऑफ देम। तो उसका ऑप्शन होता है सिर्फ कार्य, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं कर पाती, क्योंकि समतापीय प्रक्रम है तो तापमान जो है वो नियत है। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके आराम से, ठीक है ना। ये ऊष्मागतिकी के प्रवर्तन नियम की एक खास बात यहाँ पर निकल के आई। और इसमें क्या देख सकते हैं हम लोग, जैसा कि कल मैंने बताया था विशिष्ट ऊष्मा, है ना। अब वो मोलर विशिष्ट ऊष्मा का है ना। तो अगर मैं मोलर विशिष्ट ऊष्मा की बात कर लूं तो वो होता है C इक्वल्स टू 1/μ, या N मोलों की संख्या की बात हो रही है, dQ/dt। अब आपको पता है समतापीय प्रक्रम है, समतापीय प्रक्रम है तो ताप नियत है, और नियत है तो dt क्या है? dt 0 है। क्यों 0 है? ताप में परिवर्तन को बताता है dt, और ताप में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है क्योंकि ताप तो नियत है, ताप में परिवर्तन। अब ये वैल्यू उठा के जब मैं यहाँ पे रख दूं तो मैं लिख सकता हूँ 1/μ dQ बट्टे क्या हो जाएगा? 0, और किसी में 0 का भाग जाएगा तो C बराबर आ जाएगा अनंत। समतापीय प्रक्रम की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है, क्योंकि तापमान में कोई भी बदलाव नहीं आता, तापमान में कोई भी बदलाव नहीं आता, इसलिए समतापीय प्रक्रम की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अनंत होती है। या फिर कई बार ये वर्ड भी लिखा होता है कि परिभाषित नहीं होती, परिभाषित नहीं होती, ये भी हो सकता है। अनंत का कोई लेना देना तो है नहीं, कैसे करें? किसी में 0 का भाग चला गया मतलब वो अनडिफाइंड हो गया और डिफाइन ही नहीं हो रहा है। तो कई बार अनंत लिखा है या परिभाषित नहीं, दोनों ही आंसर सही होते हैं। नॉट डिफाइंड भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये बात की हमने समतापीय प्रक्रम की। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप जो है वो नियत रहता है। अगर ताप नियत है तो थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ कहता है कि डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। क्योंकि ताप नियत है तो डेल्टा U यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, तो पूरी की पूरी जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो भी हीट आप दोगे वो वर्क डन में काम आएगी। उसके बाद हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला, इंटीग्रेशन करते हुए थ्योरी वगैरह लिखते हुए समझा कि इनिशियल कंडीशन P1 V1 थी, फाइनल P2 V2 थी। तो फिर फॉर्मूला आया था 2.303
nRT log E V2 अपॉन V1 यानी फाइनल वॉल्यूम बटे इनिशियल वॉल्यूम। इसी को P1 अपॉन P2 में कन्वर्ट करके भी हमने लिखा था, और log 10 लिखा था, वो भी पता है क्यों लिखा था। जब log 10 नहीं लिखते हैं, E लिखते हैं, तो 2.303 नहीं लिखना है। log E को जब log 10 में कन्वर्ट करते हैं तो एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आता है 2.303। उसके बाद विशिष्ट ऊष्मा निकाली, वो अनंत और परिभाषित नहीं है। अलग अलग बुक में और अलग अलग न्यूमेरिकल में दोनों जो है ऑप्शन होते हैं, तो मैंने आपको दोनों बता दिए। चलिए सर, तो ये बात हो गई समतापीय प्रक्रम की। अब बात करते हैं समतापीय प्रक्रम में स्लोप। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। समतापीय, अब ये चीजें काफी मायने रखती है। जरूरी नहीं कि हर चीज एनसीईआरटी में दे रखी हो, बहुत सी चीजें वो है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, कंपटीशन में काम आएगी, जेई नीट वगैरह में। समतापीय प्रक्रम में ढाल, स्लोप जिसको कहा जाता है, स्लोप हमेशा होता है ऊष्मागतिकी में dp अपॉन dv। स्लोप क्या होता है? dp अपॉन dv। तो ध्यान दीजिए, मुझे पता है कि pv इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट के। अगर मैं इसका दोनों तरफ से अवकलन कर दूं, दोनों तरफ अवकलन करने पर p dv, p को रखा dv कर दिया, प्लस v को रखा p का कर दिया dp, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। नियत का अवकलन 0, यानी p dv इक्वल्स हो जाएगा माइनस v dp। मुझे निकालना है dp अपॉन dv, तो dp अपॉन dv, तो dp में dv इधर गया तो v नीचे चला जाएगा p के, तो हो जाएगा माइनस p अपॉन v। dp अपॉन dv तो ढाल होता है, यानी ढाल जो आएगी वो क्या होती है? होती माइनस p बट्टे v, माइनस p बट्टे v। यानी अगर इस तरह से आपके पास कोई pv कर्व दे रखा है और उसकी ढाल पूछी है, स्लोप पूछी है, स्लोप इस तरह से कर्व होगा, तो स्लोप क्या होती है? मान लीजिए यहाँ है तो ये वाली, तो tan थीटा बन रहा है इस पॉइंट पे, ये क्या होता है? माइनस p बट्टे v। आगे रुद्धोष्म की भी आएगी, उसकी ढाल होती है माइनस p बट्टे v। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होगी। समतापीय प्रक्रम के बारे में अगर कोई भी डाउट आपको रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है रुद्धोष्म प्रोसेस, तो उसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में। रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय को परिवेश से ऊष्मारोधी कर देते, फलस्वरूप अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा 0 होती। रुद्धोष्म प्रक्रम का मतलब कि इस तरह का कोई प्रक्रम होगा, तो चेंज इन हीट 0 होता है, यानी ऊष्मा में परिवर्तन 0 होता है। इस तरह से मान लीजिए कि कहीं ऐसा कोई प्रक्रम हो रहा है, इसी गैस के अंदर कोई गैस भरी हुई, तो इसमें कंडीशन होती है डेल्टा क्यू बराबर 0, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। ठीक है, तो ऊष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे? रुद्धोष्म प्रक्रम। इंग्लिश में लिख दो एडियाबैटिक प्रोसेस। तो डेल्टा क्यू 0। मुझे पता है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, मेरे साथ साथ लिखते रहे कॉपी में, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से अभी धीरे धीरे जो है
सारी चीज़ें आएगी। ये ऑलरेडी मैं कल थोड़ा बता चुका था। रुद्धोष्म का मतलब होता है हीट का ट्रांसफर जीरो है। प्रथम नियम कहता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर मैं ये बता दूं कि रुद्धोष्म है, यदि प्रक्रम रुद्धोष्म है, प्रक्रम रुद्धोष्म है, तो डेल्टा क्यू बराबर जीरो। तो यहाँ पर मैं इधर लिख रहा हूँ, आप तो अपनी कॉपी में नीचे ही लिखना। तो यहाँ पे लिख दूंगा जीरो डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि रुद्धोष्म में जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसका माइनस टाइम कार्य के बराबर होता है। यानी आप लिख सकते हो कि रुद्धोष्म प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का ऋणात्मक मान, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का ऋणात्मक मान कार्य के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, कार्य के बराबर होता है। ओके साहब, ये बात हो गई। यानी छोटा सा सवाल कैसे बन सकता है, कई बार ऐसा होता है कि यदि किसी प्रक्रम में, यदि किसी रुद्धोष्म प्रक्रम में प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 50 जूल है और अंतिम आंतरिक ऊर्जा 30 जूल है, तो कार्य का मान बताओ। अब सिंपल सा है, आपको पता है कि डेल्टा डब्ल्यू जो होता है वो माइनस टाइम ऑफ डेल्टा यू होता है। यानी डेल्टा डब्ल्यू जो होगा हो जाएगा माइनस टाइम ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ यू फाइनल कितना है 30 माइनस यू इनिशियल कितना है 50, और बाहर नेगेटिव साइन आएगा जो कि माइनस टाइम है, और ये वर्क डन होगा डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा 20 जूल, पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अंतर खुद ऋणात्मक था। देखो 50 से 30 हुआ है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू खुद माइनस कितनी थी 20 जूल, और उसी का माइनस टाइम जो होता है वो कार्य के बराबर होता है, इसलिए वो प्लस में आ गया। तो ऐसे सवाल जो आए तो थोड़ा कंफ्यूजन ना रखें। वहाँ पर आंसर में 20 जूल भी होगा और -20 जूल भी होगा, तो आपको अच्छे से बताना है। अब 20 जूल यानी निकाय ने कार्य किया है और -20 जूल यानी निकाय पर कार्य किया गया है, बहुत फर्क पड़ जाता है इसमें। 20 जूल प्लस का मतलब वॉल्यूम बड़ा है, वरना वॉल्यूम कम हुआ है। आगे टेम्परेचर के बारे में भी बात आएगी, वो भी हम लोग जरूर करेंगे। चलिए, इसका ये तो हमने थोड़ा सा देख लिया कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से रुद्धोष्म में क्या होता है। इसका अवस्था समीकरण जो होता है, इस पे ध्यान दीजिए। अवस्था समीकरण किसका? रुद्धोष्म प्रक्रम का। रुद्धोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण क्या होता है? पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या होता है? पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। वहां पर था पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर पहले इसको थोड़ा हिंदी भाषा में लिख देते हैं, नियत। पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट यानी के। जहां पर V दाब है, V आयतन है, और गामा जो है CP/CV है। कल बताया था, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें, है ना, लेक्चर नंबर 3 में हमने थोड़ी चर्चा की थी, मेयर का लॉ वगैरह पढ़ा था तब।
गामा होता है Cp/Cv, नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा अपॉन नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, और इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है ना। एक परमाणु के लिए होता है 1.67, द्विपरमाणु के लिए 1.4, त्रिपरमाणु के लिए 1.33, यानी हीलियम के लिए 1.67, ऑक्सीजन यानी द्विपरमाणु है तो 1.4, और उसके लिए जैसे NH3 वगैरह के लिए 1.33। जब मैं KTG पढ़ाऊंगा इससे नेक्स्ट चैप्टर, तो गामा के बारे में पूरी चर्चा होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए आपको ये याद रखना है, जो भी अगर सवाल होगा गामा से रिलेटेड तो मैं गामा की वैल्यू दे दूंगा, ताकि आपके लिए आसान रहे कि गामा इसके लिए इतना है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने आज देखा रुद्धोष्म प्रक्रम। आगे जो हम पढ़ेंगे तो रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य कितना होता है, इसकी ढाल कितनी होती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, और भी कुछ बातें जो रुद्धोष्म प्रक्रम की है उनको हम डिस्कस करेंगे। इसको डेराइव नहीं किया हुआ है, नई बुक में है, नई एग्जाम आने वाला, तो आपको बस यह ध्यान रखना है कि रुद्धोष्म प्रक्रम में अवस्था समीकरण किस तरह से आता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, जहां पर हम लोग देखने वाले हैं रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।